Hello students, welcome to Education House, the house of knowledge. Today we study concepts, theory, master questions. सो गाइज आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, एपी क्या होता है, कैसे होता है और थोड़ा बहुत जान लिया था। आज हम और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आपको एपी के बारे में न्यू थिंग्स और थोड़ा सा डीपली और अच्छे से समझाएंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का, एपी कुछ तरह का होता है और सभी टर्म्स को जो हमें, जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आए और आपको लगे कि ये एपी में है तो सभी नॉर्मली एपी में नहीं होती। एग्जांपल देखनी है तो ये देखिए, दिया इज गेटिंग सैलरी 10,000 पर मंथ, शी इज गेटिंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 पर मंथ, कैलकुलेट हर सैलरी आफ्टर n मंथ्स। अब ये n मंथ्स क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा कि जैसे वो लड़की थी, उसको उसके पिता से जो पैसे मिल रहे थे वो 5 दिनों के लिए मिले, तो वहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो लिमिटेड थी, मतलब 5 बार करना है, आपको पता था। लेकिन आज का जैसे टॉपिक ही है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म का मतलब कितनी मर्जी टर्म हो सकती है, कितनी मर्जी बड़ी, कितनी मर्जी छोटी, आपको उस टर्म को ही फाइंड करना है। ये क्या है? कुछ लोग तो डर गए होंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो जैसे nth टर्म ऑफ एपी, तो कैलकुलेट हर सैलरी आफ्टर n मंथ्स। n मंथ्स का मतलब कि n मंथ्स के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे यहाँ पर एक कैलकुलेट कैसे करनी है, क्यों करनी है और ये एपी कैसे होगा, ये सब बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ एपी आपको लगते हैं कि वो एपी में हैं मगर वो एपी में नहीं होते, तो हम उनको जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको छोटी क्लासों से पता ही है किसे कहते हैं, जिसे हम मूल ब्याज कह देते हैं। कि जैसे 800 रुपया था, उस पर 10% इंटरेस्ट लगा तो 880, 10% और लगा 960 एंड सो ऑन। दीज आर 6 टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओवर 800। और जो यहाँ पर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखें सिंपल इंटरेस्ट में तो इन दोनों में 80 का डिफरेंस है, इन दोनों में 80 का, इन दोनों में 80 का और इन दोनों में भी 80 का। तो जैसे मैंने बताया था कि एपी का पहचान ही ये होती है कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं उन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड टर्म को दूसरी टर्म, मतलब दूसरी टर्म को थर्ड टर्म से माइनस किया तो जो डिफरेंस आएगा, और जो पहली टर्म को दूसरी टर्म से माइनस किया वो डिफरेंस आएगा, वो सेम ही होंगे। वैसे ही यहाँ पर है 80 है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड ये नहीं है। क्यों? यहाँ पर 800, उसका 10% 880, वहां पर आगे 968 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो याद रखना है वहां पर सीक्वेंस नहीं होता, या कह लो वहां पर आप एपी नहीं लगा सकते। तो अब nth टर्म ऑफ एपी के बारे में और जानते हैं। लेट A1, A2 एंड A3 बी एन एपी whose first term is A1 is the common difference is D। तो A1, A2, A3 ये डॉट्स का मतलब सो ऑन। तो ये एक आपका एपी है, एक टर्म्स हैं जो एपी में लिखी गई हैं, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में है और कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म A1 है। तो आपको इनके बारे में जानना है। तो सेकंड टर्म होगी A2। अब सेकंड टर्म जो होगी वो A1 में, यानी कि A में भी लिख सकते हैं, A1 में D को ऐड किया था तो बनी थी, और ये D के आगे कुछ नहीं मेंशन। लेकिन अगर मैं 2 माइनस 1 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? 2 माइनस 1 1 एंड 1 इंटू D। तो यहां पर 1 इंटू D हो या अकेला D हो, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिल गया? जैसे मैंने आपको
पिछली बार मैं बताया था कि 5 दिनों की इसका निकालनी थी पैसे। अगर आपको आ जाए 96 97th टर्म निकालें तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, आप इनको प्लस कर 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 जोड़ेंगे। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको छोटा से छोटा फॉर्मूला निकालना है जिससे आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। तो ये छोटा से छोटा फॉर्मूला हमारा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया सेकेंड टर्म, वैसे ही अगर कहा जाता nth टर्म, nth टर्म का मतलब कोई भी एक टर्म जिसको हमने यहां पर डोनेट किया है n से, मतलब यहां पर जैसे a3 है तो इसका मतलब थर्ड टर्म। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a हमेशा फर्स्ट टर्म ही रहेगी, तो आपको यहां पर फर्स्ट टर्म ही ऐड करनी है। ये जैसे ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ है, ये भी समझाता हूं। ओवरऑल फॉर्मूला a प्लस, तो थर्ड टर्म थी जैसे आपकी 3, तो आपने लिखा 3 माइनस 1 ब्रैकेट 2, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस 2d। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी हमने थर्ड टर्म को a प्लस 2d ही निकाला था, और ये a प्लस 2d है, इसको आप आगे खोलेंगे तो बन जाएगा a प्लस d एंड a प्लस d हमारी है सेकेंड टर्म। तो बेसिकली a3 को हमने पढ़ा था सेकेंड टर्म प्लस d। मैंने इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड समझा दिया, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा हूं। तो a2 प्लस d, a2 को लिख लिया a प्लस d, इसको लिखा a प्लस 2d, और अब 2 को सॉल्व करने के लिए यहां पर लिख दिया 3 माइनस 1। क्यों 3 ही क्यों लिखा, 4 माइनस 2 क्यों नहीं लिखा, या 5 माइनस 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 3 जो है यहां पर 3 था थर्ड टर्म, तो हमें फॉर्मूला अगर वो ही मिल जाए जो टर्म हमने फाइंड करनी है तो वो बहुत फायदेमंद रहता है। कैसे, आगे वीडियो में देखते रहिए। तो वैसे ही फोर्थ टर्म आ गई a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ओवरऑल रिजल्ट इन तीनों में से क्या निकला, द nth टर्म ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय एन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होप आपको nth टर्म का कंसेप्ट आ गया होगा। अगर डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो ब्रेन हिटिंग क्वेश्चंस का मतलब दिमाग हिला देंगे, लेकिन आप इनको पहली बार कर रहे हैं शायद, तो आपको ऐसा फील हो जब आपने हमारे साथ मिलकर इन क्वेश्चंस की 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। क्योंकि एक्चुअली जो हमारी क्वेश्चन मेकिंग फैकल्टी है वो क्वेश्चन को चिल्ड्रन के माइंडसेट के लेवल से बना रही है, ताकि अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो भी आपको ये 2-3 एग्जांपल्स में क्लियर हो जाए। अगर आप इसे दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए, और आपको हर बार कोई ना कोई न्यू चीज ही पता चलेगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने से या अच्छे सॉल्व करने से। तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं, या ऐसे नंबर्स भी निकालने हैं, और कितने नंबर्स होंगे जो 102 और 998 के बीच में होंगे, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई 2 और 5 से कौन से नंबर हैं जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो आपने छोटी क्लासों से ही एक टर्म सीखी है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर 2 और 5 दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर निकालना है, मतलब आपको निकालना है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने देखा फर्स्टली वी फाइंड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। सो LCM ऑफ 2 and 5 वो होगा 10। तो 102 और 998 के बीच में 10 के जो भी सारे मल्टीपल्स होंगे वो ही हमारा आंसर है, वो ही हमें चाहिए, मतलब वो ही हमारी एपी का सीक्वेंस होगा, वो ही हमारी एपी की टर्म्स होंगी। लेकिन अब हमें उनकी टर्म्स नहीं, वो कितनी टर्म्स होंगी वो निकालनी है। जैसे यहाँ पर है 110, 120, 130 अप टू 990। अब जैसे मैंने बताया आप काउंट तो नहीं कर सकते कि 110, 120, 130 ऐसे 1 by 1 काउंट तो नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड निकालेंगे। तो नाउ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 10 between 102 and 990 are counted here, so our terms of AP will be this। तो जैसे मैंने बताया हमें क्या चाहिए, n चाहिए,
डी चाहिए और ए चाहिए। और जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, पिछली स्लाइड में जैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड था वो था ए एन क्या था, nth टर्म, यानी कि जो अगर मैं कहूं कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है जहां तक आपको पहुंचना है ये वो टर्म है और ये उस तक पहुंचने का रास्ता है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो ये हमारा फाइनल नंबर है और ये उसका फॉर्मूला है। आई होप इससे आपको बेहतर समझ आया होगा। तो यहां पर जो an है ये वही मंजिल है जहां तक आपको पहुंचना था, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको मंजिल पहले ही बता दी, आपको फॉर्मूला निकालना है और फॉर्मूले में कितने रास्ते आएंगे यानी कि n निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड nth टर्म, तो अप्लाई nth टर्म निकालनी थी, तो nth टर्म का फॉर्मूला अभी अभी सीखा है, अप्लाई कर देते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस जो n था वो पिछली बार वहां पर लिखा था, लेकिन वो सही तो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। ऊपर लिखने का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर, और नीचे लिखने का मतलब होता है उस टर्म्स को आप काउंट कर रहे हैं। तो an यानी कि anth टर्म, तो उसका फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब जैसे an का फार्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी al जो है वो 990 दी हुई है, तो हम वहाँ पर अब 990 को फिल करेंगे। 990 इक्वल्स टू 110 a थी प्लस n तो हमें निकालना ही है, हमारी जो रास्ता है -1 हमारा फॉर्मूला ही है d, यानी कि हर एक स्टेप में जो AP का सीक्वेंस है वो इंक्रीज कितना हो रहा है, तो वो आ गया 10, तो वो भी हमने लिख दिया 10। तो अब सॉल्व करते हैं। जैसे ये 990 में से 110 सब्ट्रैक्ट किया, n माइनस वन डी सॉरी हाँ जी 10, 880 इक्वल्स टू n माइनस वन 10, तो ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो गया। 88 इक्वल्स टू n माइनस वन, 88 प्लस 1 इक्वल्स टू n, सो n इक्वल्स टू 89। इसका मतलब 89th टर्म जो है वो हमारी होगी 990। मतलब अगर आप 110 से स्टार्ट होंगे और 990 तक जाते जाते ऐसे नंबर्स को काउंट करना चाहेंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, तो वो 89 ऐसे नंबर आएंगे, 89 ऐसी टर्म्स आएंगी और 110 से स्टार्ट होंगी। तो 89 टर्म्स इन द सीक्वेंस AP विच आर, तो शायद आपने एक बात नोट की हो या नहीं भी की, तो मैं बताता हूं कि आपको यहां पर कहा गया था नंबर्स फाइंड करने हैं 102 एंड 998 में, लेकिन हमने तो यहां पर फर्स्ट ही 110 लिखा। क्यों? क्योंकि हम 102 से पीछे नहीं जा सकते थे और 102 तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होता, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 102 और 998 के बीच में भी आता हो और 2 और 5 से डिवाइड भी होता हो। तो सबसे छोटा नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड होता हो और इनके बीच में आता हो वो है 110। उसके बाद चलता जाता 120, 130 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर से जैसे 998 आ गया, तो 998 तो नहीं जाता 2 और 5 पर, उससे बड़ा 1000 हम ले नहीं सकते, तो हमने लिया था 990। आई होप ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ये मैंने पहले जानबूझकर नहीं बताया था ताकि आप खुद सोच सके, और आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉमन एपीज, मतलब वैसे ही क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81 आल्सो इफ एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपको एक AP दिया हुआ है, उसमें कौन सी टर्म माइनस का 81 होगी वो बताना है, और क्या कोई टर्म 0 होगी, अगर होगी तो अपना आंसर एक्सप्लेन करो। तो जैसे 81 आप समझ ही गए होंगे, पिछले क्वेश्चन में था 990, तो यहां पर आ गया -81, यानी कि आपकी nth टर्म यहां पर है -81। फिर से जहां पर आपको पहुंचना था तो आपको पहले ही बता दिया कहां तक पहुंचना है, आपको सिर्फ रास्ता ढूंढना है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले कोई भी क्वेश्चन में गिवन लिखे A D, D यहां पर मैंने कैसे निकाली, जैसे मैंने बता ही दिया,
सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म से सेकंड, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से जो राइट हैंड साइड टर्म होगी या जो प्रीसीडिंग टर्म होगी उससे पीछे वाली टर्म को माइनस कर कर आपका डी आ जाएगा। तो डी आ यहाँ पर जैसे 18 माइनस 21 माइनस 3। तो जैसे मैंने बताया था कि डी ए और कोई भी टर्म माइनस आए प्लस आए जीरो आए, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं। और आपको एक और बात बताऊं, यहां पर हमें कहा गया था माइनस का 81 और हमारे पास जो एपी था वो पॉजिटिव था। तो एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज तो कंसेप्ट माइंड में तभी क्लियर हो जाना चाहिए कि शुरू प्लस से हुए थे, चले गए माइनस की तरफ, मतलब जो डी होगी वो पक्का माइनस ही होगी, क्योंकि ना तो प्लस वाली डी ना ही जीरो डी की वैल्यू हमें माइनस की तरफ लेके जा सकती है प्लस से, तो उसके लिए माइनस। ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैंने अभी ही बता दिया। तो ए एन माइनस 81 एंड वी हैव टू फाइंड एन, बता ही दिया कि कौन सी टर्म होगी, टर्म एन ही तो होगी। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो हमें दी ही माइनस 81 इक्वल्स टू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 3, 21 जो इधर था ये हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। कैसे? माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3n, माइनस 3 एंड माइनस 1 प्लस 3, 21 प्लस 3 24। और यहाँ पर इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पर माइनस था, ये मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और यहाँ पर ओवरऑल इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस 150 सॉरी माइनस 105 एंड माइनस 3n। तो इसको काटने पर आ जाएगा n की वैल्यू 35। मतलब इस क्वेश्चन में जब आप एपी पर चलते जाएंगे तो n की वैल्यू जब 35 होगी तब हमारी टर्म जो है वो माइनस का 81 आएगी। अब आपको ढूंढना है कि क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकती है, तो अब जीरो वाला देखते हैं। Therefore, 35th term of AP will be minus 81. So now, next we want to know if there is any n for which an equals to 0. मतलब क्या कोई ऐसी भी टर्म है जहां पर an 0 होगा? If such, then. तो हमने क्या माना कि an, पिछले क्वेश्चन की an को छोड़ दो, अब एक नई an है, तो an एक टर्म है जो 0 है, और वैसे ही ए एन की तरफ लिखा 0, डी लिखा, ए लिखा, एन वैसे ही लिख दिया -1। तो इसको सॉल्व करने पर एन जो है वो एक नेचुरल नंबर आ गया। याद रखो हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक टर्म, तो जो टर्म होगी वो हमेशा नेचुरल ही होगी। तो अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी नेचुरल नंबर ना आता, इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो जहां पर ए की वैल्यू 0 हो, लेकिन यहाँ पर नेचुरल आ गया, तो हमारा आंसर सही है। मतलब जब 8th टर्म 21 माइनस 3 18, उसमें से फिर से -3 फिर से -3 करते करते जब आप 8th टर्म पर पहुंच जाएंगे तो वो 0 आएगी। उसके बाद लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब एन तो हो गया कोई भी टर्म, एक लास्ट टर्म ऑफ एपी मतलब कि भाई आखिरी टर्म, लास्ट टर्म ऑफ AP which we are knowing till now n is also called L। मतलब जो an है उसी को L भी कहते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा कि लास्ट टर्म ऑफ AP is this, find this and that, कुछ भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चंस में हमने मेंशन किया था कि n को फाइंड करना है, यहाँ पर L को फाइंड करना है। फर्क कोई नहीं है, बस नेमिंग का फर्क है। देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। राम 24 साल की उम्र में जंगल गया। फाइंड हिज एज आफ्टर L ईयर्स इन टर्म्स ऑफ n। अब इन टर्म्स ऑफ n मतलब आपको नंबर तो कोई ज्यादा दिए नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इन टर्म्स ऑफ n का मतलब n की नंबरिंग में, n की भाषा में इसको निकालना है L ईयर्स। तो L ईयर्स का मतलब an ही हो गया कि कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ n का मतलब क्या आया? इन टर्म ऑफ n का मतलब आया कि अगर आपने यहाँ पर 2 फिल कर दिया
कि 2 सालों के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, तो यहाँ पर तो आ गया A2 24 प्लस 2 माइनस 1 1 1 और 24 प्लस 1 25, मतलब 24 की उम्र में गया था और 2 सालों के बाद उसकी उम्र 25 वहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे। उसके बाद मास्टर योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और जो हमने आज की क्लास में सीखा उसको सम अप कर सके और उसकी प्रैक्टिस कर